बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन शो हो रही है? काइंडली चैट बॉक्स में बताएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। First of all, welcome to all of you to the final push webinar for the final year MBBS students, especially for the NUMS. Myself, Dr. Usman Abid, graduated from CMH Bahawalpur, and recently I have completed my house job. Alhamdulillah, I have five distinctions in my MBBS, and I am linked with teaching for the last 4.5 years in different sessions. Today I will discuss about final year strategy, like which book selection, which topics, how past papers help you, how you can ace difficult MCQs, how you can make your schedule for the final preparation. Because during the final year the routine was a bit hectic. तो फाइनल ईयर में जो आपकी रूटीन होती है ना, वो बहुत ही हेक्टिक होती है। लाइक आप सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक भी जा रहे होते हो कॉलेज हॉस्पिटल, फिर उसके बाद आपकी नाइट में भी क्लासेस हो रही होती हैं। तो सेल्फ स्टडी का ना आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो और जो आपका प्रूफ होता है उसमें भी आपको जो है ना इतनी ज़्यादा प्री प्रूफ वेकेशंस नहीं होती एज कम्पेयर टू यूएचएस और अदर यूनिवर्सिटीज़। तो आज हम इन सारी चीज़ों पे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। डिटेल में इतनी ज़्यादा बात तो नहीं हो सकती। विल ट्राई टू कवर दिस सेशन इन 1 और 1 or 2 15 minutes. With me also Dr. Aruj Ehsanullah. She is also MBBS graduated. She is also has five distinctions in MBBS. तो इंशाल्लाह मैं और डॉक्टर अरूज आपको मिल के ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बताएंगे। बाकी ये है कि आपकी जो भी क्यूरीज होंगी वो आपने अपने पास नोट डाउन कर लेनी है। इन द एंड इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चंस लिए जाएंगे। ड्यूरिंग द सेशन आप लोगों ने अपने माइक को जो है ना वो म्यूट रखना है, और कोई भी अगर क्यूरी होती है तो चैट बॉक्स में आपने पूछनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के आपको पता है कि फाइनल ईयर जो है ना वो हमारे पास लास्ट ईयर होता है एमबीबीएस का। लेकिन इसके अगर मार्क्स देखे जाएं तो इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास फाइनल ईयर मार्क्स की। आपको नम्स के अंदर मैं स्पेसिफिकली बताता चलूँ कि टोटल जो हमारे पास मार्क्स होते हैं ना एमबीबीएस के, वो हमारे पास 4800 होते हैं। ठीक है। तो जो हमारे पास फिफ्थ ईयर के मार्क्स होते हैं वो हमारे पास 1800 के होते हैं। ठीक है। यानी कि जो आपने पीछे 4 इयर्स के अंदर पढ़ा है उसके सिर्फ 3000 मार्क्स हैं। बाकी जो एक साल में आपने पढ़ना है उसके जस्ट 1800 मार्क्स हैं। तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फाइनल ईयर एमबीबीएस के मार्क्स की। पिछले 4 सालों में आपने जितनी मेहनत की, जितने नंबर्स लिए, वो सिर्फ 3000 है। और जस्ट 1 ईयर आपके 1800 है। ठीक है। तो इस वजह से भी फाइनल ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ सब्जेक्ट भी हमारे पास ज़्यादा होते हैं। लाइक पेपर्स आपके जो रिटर्न होते हैं वो 7 होते हैं, बाकी ईयर्स में इतने ज़्यादा नहीं होते। और लेकिन बिलीव मी जो मैंने फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक जितना हर साल में मेहनत की थी ना, उससे ऑलमोस्ट मैंने 30 to 40% मेहनत की थी सिर्फ फाइनल ईयर में। क्यों? फाइनल ईयर इज बिट लेंथी, नो डाउट। फाइनल ईयर लेंथी है, हेक्टिक आपकी रूटीन होती है। ठीक है। लेकिन इफ यू स्टडी स्मार्टली यू कैन इजीली गेट 1600 to 1700 मार्क्स। अगर आपके अबव 1500 मार्क्स आ जाते हैं ना आउट ऑफ 1800, तो दीज आर गुड इनफ। ठीक है, आप किसी अच्छी पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। तो आप लोगों ने सबने पहला तो अपना ये टारगेट रखना है कि एमबीबीएस में आपने बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करना है। ठीक है। बहुत से सीनियर्स आपको मिलेंगे, यार बस ठीक है, इंजॉय करो, कोई जरूरत नहीं, आखिरी साल है, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जब प्रूफ होगा देखी जाएगी, पास पेपर कर लेना। तो उसका नुकसान आपको क्या होगा कि आपके जो मार्क्स हैं ना वो कम आ जाएंगे। लाइक 1200 to 1300 पे आपके मार्क्स लाए करेंगे। ठीक है, अगर आप इतना स्टार्ट से ही कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ेंगे। तो आगे इन मार्क्स की इंपॉर्टेंस क्या है अगर तो आपने रहना है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। इन मार्क्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी जो हमारे पास आपको पता है कि पाकिस्तान में जो कंसल्टेंसी के लिए टॉप हमारे पास डिग्री है वो एफसीपीएस है।
ठीक है, तो एफसीपीएस के लिए जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए इंडक्शन होती है। जब आप पार्ट वन पास कर लेते हैं उसके बाद दोबारा मेरिट बनता है। अब वो जो मेरिट की पॉलिसी है ना, उसके अंदर एमबीबीएस के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल जो हमारे पास उसको कहते हैं सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी पॉलिसी जो कि सीपीएसपी, हमारे पास कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान एक इंस्टीट्यूट है जो कि एग्रीगेट बनाता है और आपको एफसीपीएस पार्ट वन के बाद इंडक्शन यानी कि ट्रेनिंग देते हैं। तो उसमें जो आपके एमबीबीएस के मार्क्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल आपके पास जो हमारे पास, जस्ट 1 मिनट। टोटल जो हमारे पास एफसीपीएस की इंडक्शन के लिए मेरिट बनता है ना, वो अभी जो करंट पॉलिसी चल रही है 35 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, उस 35 में से 15% आपका, यानी कि 15 मार्क्स आपके एमबीबीएस के हैं। लाइक आपके एमबीबीएस के जो टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे ना, उनका 15% लिया जाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स इस चीज के हैं कि आपने जो अपनी हाउस जॉब है ना, वो अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से की है। फॉर एग्जाम्पल आप सीएमएच मुल्तान के ग्रेजुएटेड हैं, तो आपने हाउस जॉब भी सीएमएच मुल्तान से ही की है। ठीक है, हाउस जॉब फ्रॉम पेरेंट इंस्टीट्यूट, उसके आपके 5 मार्क्स हैं। इसी तरह 5 मार्क्स आपके इस चीज के हैं कि अगर आपने जो है पार्ट वन यानी कि एफसीपीएस जो पार्ट वन एग्जाम होता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है। 5 मार्क्स इस चीज के हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा फिर कुछ मार्क्स बाकी हैं डिस्टिंक्शन, सॉरी डिस्टिंक्शन के मार्क्स नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आपकी पोजीशन है, फॉर एग्जांपल नम्स में अगर आपकी फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन है, तो उसके आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास एग्रीगेट बनता है। अब जो मेन चीज है वो डिस्टिंग्विश करती है, वो ये है कि अब जो ये पोजीशन होती है एमबीबीएस में, ये सबकी नहीं होती। ठीक है, नम्स में सिर्फ हर साल 3 बंदों की पोजीशन आएगी, तो उनको ये मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको या मुझे नहीं मिल सकते। ठीक है, मेन जो चीज हमारे हाथ में है वो एमबीबीएस के 15 मार्क्स हैं, हाउस जॉब के 5 मार्क्स हैं, और पार्ट वन की फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने के 5 नंबर हैं। तो हाउस जॉब मेरा भी आप सबको ये मशवरा, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कहाँ से करनी चाहिए, अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से ही करें। जैसा भी हॉस्पिटल है, छोटा है बड़ा, लेकिन आप उधर से ही करें अगर आपने अपना कैरियर आफ्टर एमबीबीएस पाकिस्तान के अंदर परसू करना है। तो अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से ही करनी चाहिए। अगर आप पेरेंट इंस्टीट्यूट को छोड़ के कहीं और से हाउस जॉब करेंगे, तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे ना, वो 2.5 मिलेंगे। 2.5 मार्क्स का ये मतलब है कि आप, वो बंदा जिसने आप अपने कॉलेज से हाउस जॉब की है और आपने कहीं और से की है, आप उससे 2.5% एग्रीगेट में पीछे चले गए हैं। राइट। तो अभी अगर एमबीबीएस के इसी तरह देखा जाए कि एमबीबीएस में आपके जो है ना वो 75% अबव कोशिश करनी है कि आपने मार्क्स लेने हैं। ओवरऑल परसेंटेज जो आपकी है, पिछले 4 सालों में जितने भी आपके मार्क्स आए, अच्छे आए बुरे आए, नो डाउट। लेकिन अभी जो फाइनल ईयर के मार्क्स है ना, वो आप लोगों के हाथ में है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आप उनको इजीली जो है ना वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और बिलीव मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो कि फर्स्ट 4 ईयर्स में जिन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ा, लाइक उनके मार्क्स होते थे 60 to 70% तक, लेकिन इन द फाइनल ईयर उन्होंने प्रॉपर स्ट्रेटेजी, हमारे पास स्टडी शेड्यूल्स को फॉलो किया, उन्होंने हमारे पास 80 से 85% तक भी मार्क्स जो है ना वो सिक्योर किए हैं फाइनल ईयर के अंदर। ये लास्ट ईयर मेरे कुछ जूनियर्स ने ये स्कोर किए हैं, इजीली कर लेते हैं। तो आप लोगों के अंदर भी पोटेंशियल है, आप लोग भी इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी थी, यानी कि फाइनल ईयर में स्टडी क्यों जरूरी है, मार्क्स की इंपॉर्टेंस। बाकी ये है कि आखिरी साल होता है, हर बंदे का होता है कि बस इस साल जो है ना अपने कोलीग्स के साथ, फेलोज के साथ, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर लें। आप इंजॉय करें नो डाउट, लेकिन स्टडी आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। अभी डॉक्टर्स के जो हालात है ना, वो आप लोगों के सामने है कि एक अगर जॉब आती है ना, तो उसके लिए जो है ना वो हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया होता है। रिसेंटली फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो तहसील हेडक्वार्टर्स या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, उनके लिए जॉब्स अनाउंस हुई थी 1100 जॉब्स। अब इस 1100 जॉब्स के लिए कितने डॉक्टर्स ने अप्लाई किया होगा? गैस करें आप, चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि 1100 पूरे पंजाब के अंदर जॉब्स थी, तो कितने डॉक्टर्स ने इसके लिए अप्लाई किया होगा? और इसमें जो स्टाइपेंड था वो डहाक बेस पे था, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो आपको रखेंगे, किसी भी टाइम जॉब से फारिग कर सकते हैं। और इसमें जो पे थी वो 150K थी। तो कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा? मे बी आप लोगों ने पोस्ट देखी होगी। यस, अदनान इज राइट। अभी जो है ना, एक वीक रहता था क्लोजिंग डेट को ना, 24 मार्च इसकी लास्ट डेट थी। तो 18 मार्च तक जो है ना वो 45,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया था।
जो कि एमबीबीएस करके बैठे हैं, जिनके पास परमानेंट लाइसेंस है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो कि इस जॉब के लिए अप्लाई करे थे। ठीक है, इतनी ज्यादा हमारे पास जो है ना सेचुरेशन हुई हुई है हर जगह पे। और दूसरा, ओवरऑल पूरे पंजाब के अंदर ऑलमोस्ट जो है ना वो 12K to 13K जो है ना वो हमारे पास डॉक्टर्स बनते हैं ओवरऑल। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट, और उसके अलावा जो हमारे पास फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं उन सबको मिला के। लेकिन इनमें से जो स्पेशलाइजेशन के लिए जिनको इंडक्शन मिलती है, जो हमारे पास सीट्स हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज में, सब में मिला के वो ऑलमोस्ट 1270 बनती हैं पूरे पंजाब के अंदर। यानी कि इन 12-13 हज़ार हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन साल में सिर्फ जो एफसीपीएस के लिए इंडक्शन है वो 1270 लोग हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकियों को इंडक्शन नहीं मिलती। बाकियों में प्राइवेट में मिलती है। प्राइवेट जो है ना वो अंडर पेड होते हैं और इतनी अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं होती। यस, इट इज ओनली फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की जो है ना वो 1270 सीटें हैं हमारे पास। तो इन सारी चीज़ों को आपको बताने का मकसद ये है कि अभी कुछ 6 to 7 मंथ के बाद आपने अपना फाइनल प्रूफ दे देना है और आप लोग जो है ना वो डॉक्टर बन जाएंगे। तो असल स्ट्रगल फिर आप लोगों की स्टार्ट होगी। उसके बाद आपको होगा कि हाउस जॉब कहाँ करें। तो हाउस जॉब आप अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से करें। आपके मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है, 5 मार्क्स मिल जाएंगे और उसके बाद पेड भी होगी। बाकी बिलीव मी, हॉस्पिटल छोटा हो बड़ा हो, इंसान चीज़ें सीख जाता है इंशाल्लाह। हाउस जॉब को किस तरह आपने बेटर करना है उस पर इंशाल्लाह हम, जब आप लोगों का फाइनल प्रूफ हो जाएगा उसके बाद एक वेबिनार रखेंगे। ठीक है। और दूसरी ये चीज़ कि अभी जो आपके लिए एट द पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है सबसे, वो ये है कि फाइनल ईयर के मार्क्स। तो आई सजेस्ट, पिछले 4 सालों में आपने जो भी पढ़ा कोई मसला नहीं है। अच्छे मार्क्स आए, बुरे मार्क्स आए, कोई मसला नहीं, उस उन सारी चीज़ों को आप भूल के एक साइड पे कर दें। अभी आपके पास है 1800 मार्क्स। तो आपका टारगेट होना चाहिए अपना खुद का, आज आप टारगेट अपना सेट करके सोएं कि लाइक फाइनल ईयर में 1800 मार्क्स है तो मैंने इतने अचीव करने ही करने हैं, हर हाल में करने हैं, जो मर्जी हो जाए। बिलीव मी, अभी आपको लग रहा होगा कि ये मेरा दोस्त है, ये चलो इसके कम है, मेरे ज्यादा हैं, उसके ज्यादा हैं, इसके कम है। जब आप एमबीबीएस कर लेंगे ना, आपकी अपनी दौड़ है, कोई आपके साथ नहीं होगा। ठीक है, तब आपकी असल स्ट्रगल शुरू होती है। तो मैं आपको एज ए सीनियर यही मशवरा दे रहा हूँ कि अभी आप सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करें, बहुत अच्छे मार्क्स के लिए आप स्ट्राइव करें। आपको हर सीनियर इस तरह नहीं कहेगा, सारे आपको यही कहेंगे यार चिल करो, कोई मसला नहीं है, एमबीबीएस हो ही जाता है, डॉक्टर तुम बन जाओगे, इधर आ गए हो। लेकिन भाई डॉक्टर तो सारे बन जाएंगे, जिन जिनका एडमिशन हुआ है सारे डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर बनने के बाद क्या करना है, उसके बाद क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या आपके पास फ्यूचर है, तो उन सारी चीज़ों को आपने देखना है। ठीक है, अब आप में से जितने भी हैं वो सारे यूएसएमएल, ई प्लैब, यहाँ एएमसी, हमारे पास एमरी, ये जितने भी फॉरेन एग्जाम्स होते हैं उनको नहीं अफोर्ड कर सकते ओबियसली। तो आपको पाकिस्तान में ही सरवाइव करना है। तो उसके लिए मेन चीज़ आपके मार्क्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे बताएं सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको। मैंने आपको थोड़ा सा जो है ना रियलिटी चेक दिया है कि किस तरह जो है ना वो आफ्टर एमबीबीएस आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सारे आंसर करें, एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल नाउ। यहाँ तक अगर इस किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। काइंडली सारे आंसर करें, थम्स अप भेजें, ताकि फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड कर सकें। अच्छा, नो। ओवर टू डॉक्टर अरूज। इंशाल्लाह वो आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, फिर इन द एंड लास्ट में मैं दोबारा कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। तो जी डॉक्टर अरूज, काइंडली कंटिन्यू करें। Yes, I hope you all are doing well. I am Aruti Hassanullah. I am recently graduated from Fatima Jinnah Medical University Lahore. ओके, सबसे पहले फाइनल ईयर का डॉक्टर उस्मान ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि इसके अब हम करते हैं बुक्स लेने के साथ में कौन कौन की बुक्स डॉक्टर लेनी है। अरूज, आपकी वॉइस हम थोड़ी क्लियर नहीं की है। बुक्स का आपको भी सबको भी इशू आ रहा है वॉइस में, या सिर्फ मुझे ही आ रहा है? जी डॉक्टर अरूज। नो इज इट ओके? जी कुछ नो इम्प्रूव इज इट हुई है, फाइन? काइंडली आप ट्राई करें थोड़ा ऊंची बोलें ताकि।
अच्छा, तो मैं अभी बता रही थी कि मैं सब्जेक्ट्स पे बताऊंगी कि कौन सी मेन बुक आपने चूज करनी है। लाइक सर्जरी या मेडिसिन, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एंड पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स एंड सर्जरी के लिए आपने जो आपकी मेन बुक होगी वो डॉगर होगी। बाकी बेली एंड लव भी है, लेकिन वो डिटेल में आ जाती है, तो वो आपने इसको मेन बुक नहीं रखना। आपने सिर्फ डॉगर को रखना है। जो आपके मेन पॉइंट्स होंगे आपने उनको उसके ऊपर ही, डॉगर के ऊपर हाईलाइट करना है, उसके ऊपर लिख लेना है आपने। मैं बाकी जो है डेविडसन वो डिटेल में आ जाती है, लेकिन आपने इसका मेन बुक नहीं कंसीडर करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सीजन आपसे वो पढ़ी नहीं जाएगी। और इसके साथ में स्टेप अप भी है, लेकिन मसूद होगी। गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए 10 के लिए परवेज अकबर। और इसके साथ आपके लिए पास्ट पेपर के वाले होंगे। और फाइनल ईयर में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पास्ट पेपर की है, और पास्ट पेपर जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं फाइनल ईयर में। इवन जब बंदा बुक्स वगैरह नहीं पढ़ता, वो मतलब ये पास्ट पेपर पढ़ के भी पास हो जाता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि सिर्फ पास होना पर ये पास्ट पेपर पढ़ के। उसके बाद फिर ना सिंपल स्ट्रेटेजी जो हर सब्जेक्ट के लिए मैं पहले वो बता देती हूँ, सिंपली जो हर एक पे अप्लाई होगी। सबसे पहले तो आपने इसमें ना पहले आपने देखना है कि पास्ट पेपर में पूछा क्या जाता है, सबसे ज्यादा चीज क्या पूछी जाती है। अम, इसमें जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा यही पूछा होगा, इसका डायग्नोसिस क्या है, दीदी क्या होंगे, और व्हाट इज द चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन या गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन। ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे। ट्रीटमेंट पूछते हैं, या फिर हम पेशेंट को हम मैनेज कैसे करेंगे। आपके फाइनल ईयर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, और ना ही कि ड्रग की डोजेज वगैरह की पूछी जाती हैं। ये हर एक में अप्लाई होगा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, और आपने इसको पढ़ना भी इसी तरह से है। इसी माइंड सेट के साथ किसी भी टॉपिक का आप स्टार्ट करने से पहले आपने यही पहले माइंड सेट बनाना है, कि मैं ये डिजीज पढ़ने लगी हूँ। तो सबसे पहले आपको उसका पता होना चाहिए कि इसके साइन क्या होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे। आपने ये मेन चीज़ याद रखनी है डायग्नोसिस के लिए। और इसके बाद फिर आपने उस डिजीज में से देखना है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी, गोल्ड स्टैंडर्ड, या फिर इस डिजीज तक पहुंचने के लिए डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए मुझे कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवानी होगी। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है उस टॉपिक को रीड करते हुए। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। बेसिकली ट्रीटमेंट अलहदा चीज़ है, मैनेजमेंट अलहदा। मैनेजमेंट में आपकी वो डिटेल आ जाती है, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर, उसके बाद साथ ही ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट यानी कि मैनेजमेंट का पार्ट है। उसके बाद आप लोगों के अगर लेक्चर्स अच्छे ले लेते हो, अगर कॉलेज में लेक्चर्स अच्छे नहीं होते, तो आप इसके किसी भी टॉपिक को रीड करने से पहले लेक्चर तो ले सकते हो। उसके बाद फिर आप अपने टॉपिक को रीड कर सकते हो। लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल हैं यूट्यूब में, सेल्फलेस मेडिकल्स के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं सारे सब्जेक्ट्स के। और इसके अलावा और भी लेक्चर्स हैं प्रेप लेडर एंड मैरो के, लेकिन वो काफ़ी लेंथी हैं। उस पर इतना उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सेल्फलेस जो है ना वो शॉर्ट में और बहुत अच्छी तरह समझ आ जाती है, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और इसके अलावा आपने जब भी कोई टॉपिक रीड करना है तो साथ में आपने, आपके पास जो पिछला नॉलेज होगा जो अभी आप पढ़ कर आए हो, आपने उसको साथ साथ में कोरिलेट करना है। इसी तरह आपको डीडी बनाने में हेल्प होगी। यानी जैसे एब्डोमिनल स्वेलिंग है, एब्डोमिनल पेन है, तो आपने ये भी माइंड में रखना है कि ये मैंने कहाँ पे पढ़ा था, ये उसमें भी होता है, ये उस डिजीज में भी होता है। इसी तरह आपको डीडी बनाने में हेल्प होगी। तो बस ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सब में ना यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, और इसी माइंडसेट के साथ आपने इसको पढ़ना है। और जब आप लोग मेडिसिन की बात करो तो मेडिसिन जो है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसी सब्जेक्ट्स की है। जब हम मेडिसिन जो है ये आपका पीथ का 70% पोर्शन जो है कवर करती है, और सर्जरी का 20 to 30% कवर करती है। तो मेडिसिन जो है ना इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आपने मेडिसिन को इफ़ेक्टिव बनाना है ना, तो इसके लिए आपके पास पैथो, फिजियो एंड फार्मा, इसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने पिछले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर अच्छी तरह से नहीं पढ़े, आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है,
तो किसी भी टॉपिक को रीड करने से पहले आप शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट बुक में इनको फिजियो फार्मा और पैथो को अच्छी तरह से रीड कर लें। उसके बाद फिर उस पैथो फिजियो की तरफ आए, उस डिजीज की तरफ आए। उसके बाद फिर आपको समझ आएगी कि क्या हो रहा है, इसको मैंने कैसे मैनेज करना है, इसके लिए मुझे कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवानी है। और आपने जब भी मेडिसिन पढ़नी है, मेडिसिन का टॉपिक पढ़ने के बाद सिर्फ और साथ ही आपने उसका ना पीठ का भी टॉपिक पढ़ लेना। वो पढ़ने में सिर्फ आपको 10 मिनट लगेंगे। आपने मेडिसिन की होगी तो इसी तरह आपकी पीठ की बुक भी साथ में कवर हो जाएगी। पीठ के कुछ टॉपिक्स हैं जो सिर्फ उसी बुक में से करने हैं, बाकी ऑलमोस्ट 70% आपका मेडिसिन से कवर हो जाता है। तो आपने मेडिसिन और पीठ को साथ साथ लेकर चलना है। और पास्ट पेपर को लाजमी इसमें साथ रखना है किसी भी टॉपिक को रीड करने से पहले। ये ना इसमें बार बार टॉपिक्स रिपीट होते हैं। जैसे मेडिसिन है तो ये वाला चैप्टर जैसे सीवीएस है या जीआईटी है, तो उसमें वही टॉपिक्स हैं, वही चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, उसी टॉपिक में से पूछी जाती है, वही टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि फाइनल ईयर में वही टॉपिक्स आते हैं जिनकी भाई क्लिनिकली इम्पोर्टेंस है, जो जिनको हमने डील करना है आगे हॉस्पिटल में जाकर। सिर्फ वही केसेस पूछे जाते हैं और इसके अलावा नहीं पूछे जाते। ओके, अभी तक तो किसी को और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर चार्ट के एंड पे पूछ सकते हैं, सेशन के एंड पे। सबको समझ आ गई है? किसी का कोई और क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी। ररूज आप अभी कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह क्वेश्चंस हम इन द लास्ट आंसर कर देंगे सारे। ओके डॉक्टर उस्मान, मेरी तरफ से हो गया। अच्छा। अच्छा, नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ तक आपको पता चल गया कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, कौन कौन सी बुक्स करनी है। होप सो मिड ऑफ द ईयर चल रहा है तो आप सबने कोई ना कोई बुक से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, ठीक है। 20 to 30% तो सबकी प्रिपरेशन होती है, ठीक है। जो कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टार्ट ऑफ द ईयर से चलते हैं तो उन्होंने भी अपनी प्रेप अच्छी की होती है, ठीक है। लेकिन जो मेन इसमें हम बात करेंगे कि स्मार्ट स्टडी किस तरह आपने करनी है, लाइक कौन कौन सी चीज़ें एग्जामिनर की फेवरेट हैं, किन चीज़ों को वो ज़्यादा जो है ना वो टेस्ट करता है और उनकी मार्क्स पे बेसिस पे मार्क्स आते हैं। अब देखें, अगर 100 स्टूडेंट्स की क्लास है ना तो उसमें से 80 to 90 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पूरा साल पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि पढ़ना किस तरह से और किस चीज को किस तरह करना है। वो बस बुक उठाते हैं बेचारे, मेहनत कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, बस पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसी 80 to 90% में से 20 to 30% स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, जिनको यानी कि पता होता है। और आप देख रहे होंगे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं आपकी क्लास में भी इर्द गिर्द, आप देखेंगे वो इतना ज्यादा पढ़ते नहीं है, हर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं, लाइफ भी इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उनके मार्क्स थोड़े से अच्छे आ जाते हैं विद लेस एफर्ट। तो बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, स्मार्ट स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को मैं आज बताऊंगा कि किस तरह छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, आप खुद के मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं अपनी स्टडी स्ट्रेटजीज को। सबसे पहले आ जाता है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग फाइनल ईयर। अब फाइनल ईयर में हमारे पास होता क्या है कि टाइम बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। लाइक आप सुबह 8 से 3 बजे तक भी आप जो है ना वो क्लासेस होती हैं आपकी। देन नाइट में भी मोस्टली कॉलेजेस में 6 to 9 PM क्लासेस होती हैं। तो फिर जब आप रात को घर पहुंचते हैं ना 10 बजे तक हॉस्टल रूम में या घर, तो आपके अंदर बिल्कुल भी जो है ना वो कैपेसिटी नहीं होती कि आप कुछ ना कुछ पढ़ सकें। लाइक आप बहुत ज्यादा थके होते हैं, फिर आप सो जाते हैं, अगले दिन आप उठते हैं दोबारा वही कॉलेज वाली एक्टिव रूटीन। देन अगेन आप एक विशियस साइकिल चल पड़ता है, ठीक है, जिसमें आपको सेल्फ स्टडी का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो फाइनल ईयर में मैं पर्सनली जिस तरह खुद का टाइम मैनेज करता था अलोंग द स्टडीज, मैं लेक्चर्स भी डिलीवर करता था, उसके अलावा भी मेरी बहुत सी एक्टिविटीज थी, तो मैं टाइम को मैनेज किस तरह करता था। सबसे बेसिक जो चीज़ है ना टाइम मैनेजमेंट, तो आप लोगों ने अपना कोई भी रूटीन है ना, फॉर एग्जाम्पल आज आप सुबह उठे हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 बजे आप उठे हैं, आपने नमाज पढ़ी, तो उसके बाद आपने करना क्या है, आपके पास रिटर्न टू डू लिस्ट में आपके पास होना चाहिए
ड्यूरिंग 5 इयर्स ऑफ एमबीबीएस यही एक चीज़ थी जिसकी वजह से मेरा सारा जो है ना टाइम अच्छी तरह मैनेज हुआ है। लाइक मेरी पूरी रूटीन होती है कि लाइक आज मैंने ये करना है, आज मैंने ये चीज़ें करनी है, कल मैंने ये करनी है, अगले दिन मैंने ये करना है। तो पूरे हफ्ते का, 10 दिन का, मंथ का और 2 मंथ्स का पूरा आपका प्लान आपके पास होना चाहिए कि आपने करना क्या है। रैंडम आपने नहीं चलना, ठीक है, फाइनल ईयर के अंदर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मे भी आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हो, लेकिन बिलीव मी, जिन जिन स्टूडेंट्स को मैंने ये बताया है और उन्होंने खुद पर्सनली अप्लाई किया, उन्होंने ये कहा कि सर हमारे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, हमारे टाइम में बरकत आ जाती है, हमें इतना वास्ट टाइम मिल जाता है, हम मूवीज़ भी देखते हैं, हर चीज़ इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप इज टू राइट एवरीथिंग यू वांट टू डू, राइट। फॉर एग्जांपल बेस्ट रूटीन यही होती है कि आप रात को सोने लगे तो आप सारी चीज़ें अपने मोबाइल के अंदर नोट्स ऐप होती है, अगर पेन पेंसिल है तो उस पर लिख लें, लेकिन मस्ट राइट ऑन एवरीथिंग कि कल आपने उठ के क्या क्या काम करने हैं। कॉलेज जाना है तो कितने लेक्चर्स होने हैं, किस टाइम मैंने वापस आना है, किस दोस्त से मैंने मिलना है, कहाँ पे मैंने आउटिंग के लिए जाना है, कौन सा टॉपिक मैंने कल पढ़ना है, हर चीज़ आपके पास रिटर्न होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जो फॉर एग्जांपल अब ये 8 से 3 क्लास हुई, 3 से 6 आप फ्री थे। अब हम करते क्या हैं, 3 बजे हम कॉलेज से फ्री हुए तो 30 से 40 मिनट हम अपने दोस्तों के साथ गपशप करने लग जाएंगे, उधर हमारा घंटा निकल जाएगा। फिर उसके बाद 6 बजे से हमारी ये कोशिश होती है कि रेडी भी होना है, तो आप 5 बजे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, फिर घर आके खाना वगैरह खाया तो सारा टाइम निकल गया। इसमें आपने ये कोशिश करनी है कि जब दोस्तों के साथ जो आपका क्लास फेलोज के साथ या कोई भी आपकी पर्सनल एक्टिविटी है ना, उसको आपने मिनिमाइज करना है, क्योंकि ये 6 मंथ हैं जो आपके मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इन 6 मंथ में अपनी ये जो एक्टिविटीज है इनको थोड़ा सा मिनिमाइज करें। लाइक अगर 3 बजे आपके लेक्चर एंड हो रहे हैं ना, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 3:15 तक आपने हॉस्टल के रूम में पहुंच जाना है, ठीक है। कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी दोस्तों के साथ, घूमने फिरने की बातों की फजूल में इस तरह। तो इस चीज को आप इंप्रूव करें तो इससे आपका टाइम बच जाएगा। आप हॉस्टल में अपना खाना शाना खाएं, फौरन आपका टारगेट होना चाहिए कि 1 आवर से 1.5 आवर आपने रात की क्लास से पहले पहले पढ़ना है, ठीक है। उसमें कब आप पढ़ेंगे, जब आपके प्रॉपर शेड्यूल बना होगा कि आज मैंने ये टॉपिक करना है इस बुक का, तो फिर फटाफट आप करेंगे, ठीक है। इस तरह आपने प्रॉपर अपनी चीज़ों को ना चैनलाइज करें, लिख के अपनी पूरी रूटीन बनाएं। किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, रूममेट्स के साथ, किसी को ना बताएं। पर्सनल अपने मोबाइल में रखें, आपकी रूटीन सिर्फ आपको पता होनी चाहिए कि ये आपकी रूटीन है, इसको आपने फॉलो करना है और इसके साथ आपने जो है ना वो अपना पूरा दिन। तो मैं तो यही करता था कि अपनी 7 से 10 डेज की रूटीन जो है ना वो सेट कर लेता था। लाइक आज अगर हमारे पास है तो आज आप अपनी अगले 10 दिनों की रूटीन बना लें, लिख लें कि ये आपने टॉपिक करने हैं, ये सब्जेक्ट आपका वीक है, इधर मैंने फलां दिन मैंने खाला के घर जाना है, फलां दिन मेरे फलां दोस्त से मिलना है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी। फिर इस तरह क्या होगा कि आपको जो है ना वो सारा पता होगा कि आप क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, किधर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, किधर कम लग रहा है। और नेक्स्ट चीज आ जाती है कि उससे भी पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप सबको ये कहूंगा कि आज आप लोग बैठे हैं, कल जब भी आप लोग फ्री हो, सारे टॉपिक्स को ना राइट डाउन करें। लाइक लिखें फाइनल ईयर सर्जरी, तो सर्जरी में अब तक आपने कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उनको आप लिखें, जो रहते हैं उनको लिखें, ठीक है, जो टॉपिक्स आपके रहते हैं। इस तरह मेडिसन, पीड्स, गाइनी और सारी चीज़ों को लिखें कि ये टॉपिक्स मैंने कर लिए हैं, ये मेरे रहते हैं और ये मेरे जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, लाइक इनको भी टाइम देने की जरूरत नहीं है, उनको रैंक करें। ये मेरा टॉपिक A+ तैयार है, ठीक है, दूसरा मेरा टॉपिक B+ तैयार है, तीसरा मेरा टॉपिक C+ तैयार है। तो इस तरह अपने टॉपिक्स को आप रैंक करें। इससे आपकी सेल्फ असेसमेंट होगी, आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक है जो कि वीक है, कौन सा है नहीं वीक। अब हम करते क्या है, फॉर एग्जांपल सीवीएस मैंने स्टार्ट किया, अब सीवीएस में से कुछ टॉपिक्स होंगे जो मुझे बहुत अच्छे आते होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते होंगे। अब मेरा क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल सीवीएस के अंदर 10 टॉपिक्स मैंने करने थे, तो उन 10 में से मुझे 3 टॉपिक्स बहुत अच्छे आते थे, 7 टॉपिक्स मुझे अच्छे नहीं आते थे। अब मैं करूंगा क्या, मेरे माइंड में ये होगा यार मुझे सीवीएस नहीं आता, मुझे सीवीएस बड़ा गंदा तैयार है, अब मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ। अब मैं जब दोबारा सीवीएस स्टार्ट करूंगा तो मैं सारे टॉपिक्स को दोबारा उतना ही टाइम दूंगा, उतनी एफर्ट पुट करूंगा। नो, आपने करना है कि जो टॉपिक्स आपको आते हैं उन्हें स्किप कर दें, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे आते हैं, उन पे बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उनको स्किप कर दें, ये जस्ट आपको तभी पता चलेगा जब आप अपनी प्रॉपर स्टडी को चैनलाइज करेंगे। उन टॉपिक्स को स्किप कर दें जो आपको नहीं आते या जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, सिर्फ उन पे फोकस करें, ठीक है। इस तरह आपके जो वीक वाले हैं वो कम टाइम के अंदर वो भी अच्छे में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह आपने हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का अपना खुद का जो है ना ये आप लोगों ने चैनलाइज करना है, ठीक है। एक तो आपकी ये रूटीन होगी, दूसरा आपने डेली अपनी रूटीन सेट करनी है। लाइक फॉर एग्जांपल आज आपने कितने आवर्स पढ़ना है, रूटीन में आपने ये मेंशन करना है कि आज फॉर एग्जांपल आपने 5 या 4 आवर्स सेल्फ स्टडी करनी है। अब ये जो 4 आवर्स सेल्फ स्टडी है ना, ये आपके पास जब आपने पढ़ने बैठना है ना, तो आपके मोबाइल पे स्टॉप वॉच ऑन होनी चाहिए।
लाइक जब आपने बुक उठाई, पढ़ने लगे, स्टॉप वॉच आपने स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। फिर आप अंदर आपने चाय की ब्रेक ली, स्टॉप वॉच को पॉज कर दें, उसको पॉज कर दें, देन आप दोबारा आगे बैठे हैं पढ़ने के लिए, देन उसको रिज्यूम करें। ठीक है, इस तरह इन द एंड ऑफ द डे आपने देखना है कि आपने 4 घंटे पढ़ना था, तो स्टॉप वॉच पे आपने कितने घंटे पढ़ा है? 2 घंटे पढ़ा है, 3 घंटे पढ़ा है, 4 घंटे पढ़ा है, या इससे मैंने ज्यादा पढ़ लिया है? क्योंकि होता ये है, अब पूरा दिन हम बुक हाथ में होती है हमारे, ठीक है, माइंड में टेंशन होती है कि मैंने पढ़ना है पढ़ना है। पूरा दिन हमें यही लगता है कि जिस टाइम हमारे बुक हाथ में है ना, हम उसको स्टडी टाइम कह देते हैं, और वो हमारा स्टडी टाइम नहीं होता। एक टॉपिक आपने किया, फिर मोबाइल उठा लेंगे, फिर उसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉलिंग में आधा घंटा निकल जाएगा। लेकिन जब रात को सोने लगेंगे, हम खुद को सेटिस्फाई किस तरह करते हैं कि मैंने आज जो है ना वो 10 घंटे पढ़ा है, मैंने आज 5 घंटे पढ़ा है। लेकिन इन द एंड उन 5 घंटों में आपने जो सेल्फ स्टडी की होती है ना, वो 2 to 3 आवर्स ही होती है। तो इसका बेस्ट वे यही है कि आप स्टॉप वॉच यूज करें। ठीक है, पर्सनली मैं खुद भी यूज करता हूँ। कोई भी एक्टिविटी है तो उसको ये है कि आपको रफली आइडिया मिल जाता है, जो आपको फेक, जो जस्टिफिकेशन हम खुद को दे रहे होते हैं ना रात को सोने से पहले कि आज मैंने 5 घंटे पढ़ लिया बहुत है, लेकिन इन द एंड कोई हमें फर्क नहीं पड़ा होता, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही होती। उसकी यही वजह होती है। तो एक तो आपने अपनी प्रॉपर रूटीन बनानी है कि डेली आपने इतना पढ़ना है, स्टॉप वॉच को लाजमी यूज करना है। इसके लिए डिफरेंट हमारे पास एप्स भी आती हैं प्ले स्टोर पे, इंशाल्लाह आई विल शेयर द लिंक विद यू, कि कौन कौन सी आप कुछ एप्स होती हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं जिनसे। ठीक है, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा। तो ये प्रॉपर आपकी ना एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसी तरह आपके अंदर फिर डिसिप्लिन जो है ना वो आएगा इन सारी चीज़ों पे अमल करके। अगर आप रैंडम पढ़ेंगे तो किसी दिन आप 3 घंटे पढ़ लेंगे, किसी दिन आप 1 घंटा पढ़ लेंगे, किसी दिन आप कहेंगे आज दिल नहीं है बस छोड़ो आज नहीं पढ़ना। तो यहाँ तक मुझे बताएं, क्लियर है आपको कि टाइम आपने किस तरह मैनेज करना है? सुनने में ये जो बातें ना बहुत जो है ना वो लगती हैं कि ये कोई भी बात नहीं है, ये तो सर एम ही बोल रहे हैं, तो कोई हर बंदे को ही पता है ये। लेकिन पता सबको होती है, लेकिन अप्लाई कोई नहीं करता। यहाँ तक मुझे बताएं, सारी चीज़ें आपको क्लियर है? काइंडली आंसर ऑल ऑफ यू, एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल नाउ? नेक्स्ट आ गया पास पेपर्स एंड एग्जाम पैटर्न एनालिसिस। अच्छा, जो पास पेपर है ना, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि नम्स का जो पेपर है ना वो पास पेपर में से आता है, नो डाउट। लेकिन लास्ट ईयर से उन्होंने बहुत स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। लाइक पिछले साल से, पिछले साल से 1 साल पहले मैंने फाइनल प्रूफ दिया था, तो उसके अंदर जो है ना वो 50 to 60% पास पेपर का था। लाइक जो मैं कह सकता हूँ कि वो यूएचएस या दूसरी जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास पेपर से आ रहा था। ठीक है, और बाकी जो 40% था ना वो न्यू चीजें दी थी उन्होंने। एमसीक्यूज भी न्यू दिए हुए थे, एससीक्यू भी न्यू दिए हुए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपना नम्स में भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है, ऑब्वियसली वो जो ऊपर प्रोफेसर्स बैठे हैं जो एग्जाम सेट करते हैं उन्हें भी इस चीज़ का पता है कि मार्केट के अंदर पास पेपर अवेलेबल हैं, हर बच्चा पास पेपर कर रहा है। ठीक है, वो हमारे उस्ताद हैं, तो उस्ताद से बंदा कभी आगे नहीं निकल सकता, ये बात आपने याद रखनी है। तो उनको भी ये चीज़ पता है कि सारे बच्चे अब पास पेपर्स कर रहे हैं, तो पास पेपर्स को हमने थोड़ा सा साइड पे करना। हाँ, इतना वो दे देते हैं पास पेपर से कि आप जो है ना वो हंसी खुशी पास हो जाएंगे, लेकिन इतना नहीं वो देते कि आप जो है ना वो टॉप कर सकें या आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। उसके लिए आपको थोरोली स्टडी करनी पड़ेगी। अगर तो आपका सिर्फ टारगेट है ना कि आपने 55 60% लेके पास होना है, फिर आई सजेस्ट कि आप पास पेपर कर लें, नो डाउट। लेकिन अगर आपका टारगेट है आपने 80 to 90% स्कोर करना है इन फाइनल ईयर, तो फिर आपको जो है ना वो पास पेपर्स पे रिलाई नहीं करना। उसके लिए आपने बाकी चीज़ें भी करनी है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे भी आपने करने हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और पास पेपर में कभी भी आपने ब्लाइंड रिलाई करके नहीं जाना, क्योंकि पास्ट एमसीक्यूज होते हैं ना, बाज दफा ये होता है कि वो सेम एमसीक्यूज जो है ना यूएचएस में भी होते हैं, नम्स में भी होते हैं। अब नम्स वालों ने ना रिसेंटली 2 to 3 years बैक, पहले उनका यही होता था कि जो नम्स के की टू नम्स के एमसीक्यूज होते थे ना वही कॉपी पेस्ट आ जाते थे। आप लोगों को भी इस बात का पता है। ठीक है, आप लोगों को भी 1 2 सालों में इस तरह हुआ होगा कि की टू नम्स के बहुत से एमसीक्यूज रिपीट हुए होते नम्स पास पेपर में, नम्स के प्रूफ में। लेकिन लास्ट ईयर से प्रीवियस ईयर ट्रेंड चेंज हो गया है। अब की टू नम्स में से अगर एमसीक्यूज आते भी है ना, फॉर एग्जाम्पल 80 एमसीक्यूज हैं, तो 80 में से 3 to 4 एमसीक्यूज होंगे सिर्फ, बाकी जो है ना वो सारे न्यू एमसीक्यूज होते हैं। अब नम्ज़ल ने किया गया, उन्होंने अपना एक एमसीक्यूज पोल तैयार कर लिया है। लाइक हर कॉलेजेस का ना हर महीने वो टारगेट देते थे, हर जो भी उधर प्रोफेसर जो भी पूरी फैकल्टी होती थी, कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल हमारे पास सीवीएस है, तो सीवीएस मेडिसिन के आप लोगों ने हमें 50 एमसीक्यूज बना के भेजने हैं इस महीने।
नम्स के जितने कॉलेजेस हैं उधर, उसके अलावा नम्स के अपने एग्जामिनर्स भी होते हैं, वो भी एमसीक्यू सेट कर रहे होते हैं। अब हर कॉलेज ने अपने एमसीक्यूज बना के भेजे सीवीएस के, ठीक है, इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स थे हर टॉपिक वाइज वो देते हैं।